लेट्स स्टार्ट गाइस न्यू टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है जो एक एफ एक्स जो 2 डिग्री का एक फंक्शन होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2 डिग्री। ठीक है, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट इज एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल। ये मेरा एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसकी डिग्री है मेरी 2 डिग्री होता है। जो हाईएस्ट एक्स की पावर, हाईएस्ट जो एक्स की पावर होती है ना, वो मेरे फंक्शन की डिग्री होती है। दैट इज अगर एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इफ़ एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है मेरा 2 डिग्री फंक्शन का, और एफ एक्स कहीं ना कहीं जीरो भी हुआ होगा क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं जीरो भी होगी, देन अबव एक्सप्रेशन, अबव इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम इक्वल टू ज़ीरो करने पर जो हमें वैल्यू मिलती है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों? और कंडीशन क्या होती है कि ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ए जीरो हो गया इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा जीरो हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो होते ये चीज़ गायब हो जाएगी आपकी, ये चीज़ आपकी गायब हो जाएगी, ये वाली चीज़ गायब हो जाएगी। इसका मतलब ये चीज़ गायब हुई, इसका मतलब ये ये बी एक्स प्लस सी आपका बच गया, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, सो कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। कब? जब ए मेरा नॉन जीरो होगा, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, अगर ये मेरी इक्वेशन है तो इक्वेशन के मेरे रूट्स भी होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है फॉर्मूला मेथड, एक होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर्मूला मेथड में आप डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हो और फैक्टराइजेशन में आप इसके फैक्टर करते हो। ठीक है, लेट्स सी फॉर्मूला। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स होंगे, एक होगा अल्फ़ा, दूसरा होगा बीटा। कुछ भी नाम दे दो, मैंने इनको अल्फ़ा बोल दिया, इसको बीटा बोल दिया। तो अल्फ़ा की जो मेरी वैल्यू होगी वो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगी, और बीटा की जो वैल्यू होगी वो मेरी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये मेरी बीटा की वैल्यू होगी। ठीक है गाइस, ये मेरे फॉर्मूला हो गए, ये दोनों फॉर्मूला में वैल्यूज़ रखियो और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे। दूसरी बात, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फ़ा अगर रूट है, बीटा रूट है, तो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आई होगी, इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर दूंगा तो वो मेरा सम ऑफ रूट्स हो जाएगा। और ये मेरी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू होती है। माइनस बी कहाँ से आया? मेरा एक्स का कोफिशिएंट, ए कहाँ से आया? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जाहिर सी बात, अगर अल्फ़ा की भी कोई वैल्यू है, बीटा की वैल्यू, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आएगी? सी बाई ए आएगी। सी क्या होगा? कांस्टेंट टर्म, ए मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो इक्वेशन के जो रूट होंगे अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी मेरी -2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर -4 इंटू -3 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर -3 है, यहाँ पे +3 होता था तो इसको आप प्लस ये लिख सकते हो ना, तो सी की वैल्यू -3 आ गई यहाँ पर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस, तो 4 तिया 12, 12 और 4 16, 16 का रूट आया मेरा 4, ये -2 अपॉन 2, तो -2 प्लस 4 अपॉन 2 मेरा एक आंसर आ गया -2। सिमिलरली वैल्यू ये सेम है, बस यहाँ पे साइन का उल्टा फ़र्क है, तो -2 -4 अपॉन 2, तो -6 अपॉन 2 -3 आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम से डायरेक्ट चलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड पे। फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इजी मेथड है और बहुत फास्ट मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होती है कि जो आपका कांस्टेंट टर्म है, ये वाला, कांस्टेंट टर्म ये विथ साइन, मतलब अगर मेरे को ये इक्वेशन जो दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इस इक्वेशन के अगर मुझे रूट्स निकालने हैं, इस इक्वेशन के अगर रूट निकालने हैं, तो ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो मेरा कांस्टेंट टर्म है, इनको मल्टीप्लाई करो। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पर -3 आना चाहिए, और इसको आप इस अकॉर्डिंग ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो -3 आए, और ऐड प्लस या माइनस करने पर आपका प्लस का 2 आए, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब +3
तो 3 और 1 में ब्रेक कर सकता हूँ, 3 और 1। अब मेरे को प्लस का 3 चाहिए, तो +3 -1 करूँगा तभी तो मेरे पास 2 आएगा। 3 -1 करूँगा तभी तो 2 आएगा। अब -3 + 1 कर दूँगा तो मेरे पास माइनस का 2 आएगा। ठीक है, सो मेरे इसके फैक्टर बन गए मेरे 3 और -1। 3 और -1 मेरा इसका फैक्टर बन गया, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 -3 मेरी वैल्यू आ गई, और 3 -1 ये मेरी 2 इसकी वैल्यू आ गई। तो मेरे फैक्टर क्या बन गए, 3 और -1। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में जो आपके फैक्टर आए उनको एज इट इज़ लिख दो, +3 और -3, क्योंकि +3 आपको ये साइन देख के लेना होगा। सेकेंड स्टेप में क्या करो, जो भी एक्स के आगे साइन हो, एक्स के आगे साइन क्या, प्लस का साइन है ना, यहाँ पे एक्स के आगे प्लस का साइन है ना, एक सेकेंड, हाँ एक्स के आगे प्लस का साइन है, तो इसका अपोजिट साइन यहाँ रख दो दोनों पे। ये प्लस था, ये प्लस था तो माइनस कर दो, और ये माइनस था ये प्लस कर दो। इसका अपोजिट साइन कर दिया आपने भाई, सीधी सी बात है। इसके अपोजिट के -1 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, +1 है ना, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये -3 आ गया, -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये +1 आ गया। ठीक है, अब क्या करो, स्टेप थर्ड में डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। x² के कोफिशिएंट से आप इसको डिवाइड कर दो। x² का कोफिशिएंट क्या है मेरा, 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 से डिवाइड कर दो, ये -3 और 1। आपको दिखने में ये चीज़ लेंदी लग रही होगी, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको ये मेथड बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा और बहुत फास्ट मेथड होगा। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते ताकि आपको बहुत मुश्किल हो फैक्टर करने में। दूसरा क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ये x² + 7x + 12 है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 आना चाहिए, और इस अकॉर्डिंग ब्रेक करूँ मेरे को 7 आ जाए मेरा, तो कैसे आएगा, 12 × 1, तो 4 और 3 कर दिया, 4 और 3 को ऐड करूँगा तो 7 आएगा, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने में 12 आएगा। ठीक है, x का साइन क्या है, +-1 ले लो, -1 से मल्टीप्लाई किया तो +4 को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा -4 आ गया, +3 को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा -3 आ गया, तो -4 -3। x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 1 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो -4 -3 मेरा आंसर आ गया। x² + 5x + 6। अगला क्वेश्चन जो है, x² + 5x + 6, 6 × 1 मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आना चाहिए, प्लस और माइनस करने पर मेरा 5 आना चाहिए। ठीक है, तो यही 3 और 2 में मैंने ब्रेक कर दिया, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 और 2 को ऐड करूँगा तो 5 आना चाहिए, ये लिख दिया 3 और 2। x का कोफिशिएंट कितना है, -1, -1 से मल्टीप्लाई किया तो +3 × -1 -3, +2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -2 आ गया। आगे चलो, तो -3 और -2 आ गया यहाँ पर। इसको मैंने x² का कोफिशिएंट कितना है, 1, इससे डिवाइड कर दिया, x² का कोफिशिएंट कितना है, 1, इससे डिवाइड किया, -3 और -2 मेरा आंसर आ गया। ठीक है गाइस, ये मेरा फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है, क्वालिटी की कुछ टाइप्स होती है। एग्जाम में 4 या बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन्हें पूछेगा क्या, या आपसे रूट्स कभी नहीं पूछेगा, इस इक्वेशन के रूट क्या आएंगे। ये आपको 2 क्वालिटी की इक्वेशन देगा, उनको कंपेयर कराएगा, x या तो y से बड़ा होगा या y x से बड़ा होगा, जैसे कि इसमें कर रखा है, y x से बड़ा है, x y से बड़ा है, x y से बड़ा भी और y से इक्वल भी है, y x से बड़ा है, इक्वल है, C and D, इस टाइप के ऑप्शन आपने देखे भी होंगे। सब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे। बेसिक अप्रोच, रूट्स निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड जिंदाबाद। 18 को इस हिसाब से तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे 18 है और -9 है ऐड करने पर, तो -6 और -3 में तोड़ दूँ, 6 × 18, -6 × -3 प्लस का 18 और -6 -3 माइनस का 9, माइनस है, माइनस के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से -1 +6 +3 डिवाइड बाय 1 के कोफिशिएंट दोनों कोफिशिएंट मेरा 1 है ना यहाँ पर, तो 1 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 6 और 3 मेरे रूट आ गए। नेक्स्ट इक्वेशन, इस वाली क्वालिटी की इक्वेशन है, 20 है, 20 को इस अकॉर्डिंग ब्रेक करो कि प्लस और माइनस करने पे या तो मेरे पास 9 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 20 आए। 5 और 4 में ब्रेक कर दूँ, -9 चाहिए, मतलब -5 प्लस -4, ये लिखा हुआ है, माइनस प्लस -4। ठीक है, तो ये -9 आएगा, तो इस अकॉर्डिंग मैंने ब्रेक कर दिया। y का कोफिशिएंट कितना है, -1,
साइन माइनस का है ना, तो -1 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -5 इंटू -1 प्लस का 5 आ गया, -4 इंटू -1 ये मेरा प्लस का 4 आ गया, यहाँ पे प्लस का 5 आ गया। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, 1 से मैंने डिवाइड कर दिया तो 5 और 4 आ गया। अब देखना अब कंपेयर कैसे करते हैं, हर एक वैल्यू को हर एक से कंपेयर करो। 6 लिया, 6 5 से बड़ा है, x ग्रेटर देन y आ गया। 6 4 से बड़ा है, x ग्रेटर देन y आ गया। 3 ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू 3 जो है 5 से छोटा है तो y ग्रेटर देन x आ गया। 4 मतलब 3 जो है 4 से छोटा है तो y ग्रेटर देन x आ गया। 2 बार तो x बड़ा आ रहा है y से, 2 बार y बड़ा आ रहा है x से, मतलब हम श्योर नहीं हो सके। कंक्लूजन हर जगह सेम आना चाहिए, हर कंडीशन में, और सारी कंडीशन में आपका कंक्लूजन सेम आना चाहिए हमेशा, तो वो आपका आंसर होगा। इस केस के अंदर 2 में आपका कुछ और कंक्लूजन आ रहा है, 2 में कुछ और कंक्लूजन आ रहा है, तो आप कुछ कह नहीं सकते, दैट्स वाई सी एंड डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होती है इस टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा याद रखना, ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये आपको x बराबर दे रखा कुछ, y बराबर दे रखा कुछ, सीधी सी बात है, आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, x की एक ही वैल्यू आएगी, y की एक ही वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू नहीं आएगी। तो हमेशा याद रखना, ना तो ये आंसर होगा और ना ही ये आंसर होगा। आपका आंसर इन 3 में से, अच्छा इन 3 में से भी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ से y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इन 3 में से आंसर क्यों होगा, या तो x y से बड़ा है, क्योंकि एक ही तो वैल्यू आएगी ना x की, यहाँ पर y की भी कोई ना कोई एक ही वैल्यू आएगी, तो x या तो y से बड़ा होगा, या y से छोटा होगा, या y के बराबर होगा। y के बराबर होगा तो ये आंसर होगा, y से छोटा होगा, x अगर मेरा y से बड़ा होगा तो ये आंसर होगा, और y से छोटा होगा तो ये आंसर होगा। तो इन 2 ऑप्शन का तो होने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर आप तुक्का भी लगाओ तो थोड़ा दिमाग लगा के आप A, B और D में से तुक्का भी लगा सकते हो, C और D तो गलती से भी मत कर देना। अब देखना इसको सॉल्व कैसे करते हैं। x की वैल्यू 15 का स्क्वायर माइनस 6 का क्यूब, 15 का स्क्वायर 225, 6 का क्यूब 216, 225 माइनस 216, सॉरी माय मिस्टेक, ये मेरी वैल्यू जो आएगी यहाँ पर, सॉरी एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड मैं इसको रब कर देता हूँ, दोबारा करके बताता हूँ आपको, ये होल्ड ऑन फॉर सेकंड। ये हाँ, तो कहाँ गया, ये रहा। ये देखना 225 है ना मेरा, 225 मैंने 216, 9 आ गया। y की वैल्यू 12 का स्क्वायर 144 माइनस 121 माइनस 14। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 4 माइनस 4 0, 0 माइनस 1 9, एक कैरी बच गया, यहाँ से एक कैरी लूँगा तो माइनस कम हो गया ना, यहाँ पे 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। y भी मेरा 9 आ गया, x भी मेरा 9 आ गया, इसका मतलब x बराबर y आ गया, ऑप्शन डी आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइप क्या कहती है, नेक्स्ट टाइप आपको कहेगी, आपको x और y में लीनियर इक्वेशन देगी, 6x प्लस वाई बराबर 25, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 27। ठीक है गाइज, इसमें भी हमेशा याद रखना, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर x और y की एक एक वैल्यू आई है। क्यों, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, इनकी x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। तो हमेशा याद रखना x की वैल्यू एक ही आएगी और y की वैल्यू भी एक ही आएगी, कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं, यहाँ पे कभी नहीं होंगे आंसर। दूसरी बात, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं गाइस, इसका एक फार्मूला भी है सॉल्व करने का। क्या है कि 27 को आप इससे मल्टीप्लाई करो, हमेशा नीचे से स्टार्ट करना, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, 3 को 25 से। मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है वो, याद रैंडम कंफ्यूज हो जाओगे एग्ज़ाम में। इससे बढ़िया ये है कि आप इसको वहीं पे सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, किसी
एक का कोफिशिएंट सेम कर दो। जैसे यहाँ पर मैं y का कोफिशिएंट दोनों करूँ, या तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ या नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 जो है ना मेरी, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 6x + 9y बराबर 81, 3 2 6x आ गया, 3 3 9y आ गया, 27 × 3 81 आ गया। इक्वेशन 1 थी 6x + y = 25, ये मैंने एज इट इज़ लिख दी। अब इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 6x में से 6x चला गया, 9y में से y गया तो 8y बच गया, 81 में से 25 गया तो 56 बच गया। तो y की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई। अब y की वैल्यू मेरे पास 7 आई, y की वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। मैंने मान लो इस इक्वेशन में रख दी, इस इक्वेशन में रखी तो 6x + 7 = 25, तो 6x = 18, x = 6, x = 6 आ गया, y = 7 आ गया। तो आंसर क्या है, y > x, ऑप्शन बी आ गया। ठीक है गाइस, ये है मेरा 4th टाइप, ये मेरी लास्ट टाइप है। इसके बाद अब ट्रिक बताऊंगा छोटी सी एक इसकी, देखना। ये दे रखा है 6x, x + 6, 8 - x। ध्यान रखना, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, कभी भी दो नंबर आपको मल्टीप्लिकेशन में दे रखे जिनकी वैल्यू 0 है। भाई एक बात बताओ, ये 0 कब होंगे, या तो ये वाली वैल्यू 0 हो या ये वाली वैल्यू 0 हो, तभी तो 0 होंगे। ये 0 कब होगी, जब x मेरा -6 होगा, और ये 0 कब होगी, जब मेरा 1/x 8 के बराबर होगा। ठीक है, 1/x 8 के बराबर होगा, दैट मीन्स x की वैल्यू जो होगी वो मेरी 1/8 होगी, तो x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। सिमिलरली अब y² + √576 = √1089। ठीक है, ध्यान से देखना, y² = 24 लिख सकता हूँ, +24 लिख सकता हूँ ना यहाँ पर, क्योंकि 576 का रूट क्या होगा, 24 होगा। 1089 का रूट कितना होगा, 33 होगा। y² = 9 आ गया, y बराबर +-3 आ गया। याद रखना, y² जब भी करो मतलब स्क्वायर के साथ आप रूट लो ना, तो y की जो वैल्यू आएगी वो +3 भी आएगी और -3 भी आएगी। हमेशा याद रखना, क्यों, +3 का स्क्वायर भी 9 होगा और -3 का स्क्वायर भी 9 होगा। ये चीज़ याद रखना हमेशा। ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई +3 और -3। अब इनको कंपेयर करो, 8 3 से बड़ा है, सॉरी 8 नहीं है यहाँ पर, ये 6 लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो 6 मेरा 3 से बड़ा है, 6 मेरा -3 से बड़ा है, तो x > y आ गया। अच्छा, 3 इस दूसरे वाले केस में जब मैं 3 को इससे कंपेयर करूँ तो 1/8 3 से छोटा है और 1/8 -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है ना। तो एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, तो सी एंड डी कुछ नहीं कह सकता। दैट्स इट। नेक्स्ट, ये है ट्रिक वाली पार्ट। ट्रिक क्या है इसकी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए आपको, कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए, इसको नोट कर लेना पेपर में। अगर कांस्टेंट टर्म मेरा नेगेटिव हो, अगर कांस्टेंट टर्म मेरा नेगेटिव हो, आंख बंद करके सी एंड डी आंसर चिपका देना, आंख बंद करके, सोचना ही नहीं है। एग्जांपल के तौर पर x² + 3x - 10, x² + 4x - 5। ये देखना, ये कांस्टेंट टर्म -10, कांस्टेंट टर्म -5, आंसर सी एंड डी हमेशा। दूसरी ट्रिक, ये बहुत काम आती है, आप इसको फैक्टर से सॉल्व करते हो, कोई ज़रूरत नहीं है फैक्टर से सॉल्व करने की। दूसरी ट्रिक क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये साइन दिखे -+, मतलब x के आगे तो माइनस लगा और कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव हो, x के आगे पॉजिटिव हो, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, मतलब कांस्टेंट टर्म दोनों में पॉजिटिव है और ऊपर माइनस, जो भी -+ का साइन दिख जाए, तो याद रखना जिसमें भी माइनस और प्लस का साइन है ना, वो वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। मतलब अगर ये मेरी इक्वेशन x में है ना, ये मेरी y में है, तो x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन y आएगा, हमेशा याद रखना। ये ट्रिक है, एक्सप्लेन कर सकता हूँ बट ग्राफ है, ग्राफ से एक्सप्लेन करूँगा, कोई मतलब वाली बात नहीं है, टाइम वेस्ट होगा सिर्फ। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको एक, x² + 5x + 6, ये प्लस का ये प्लस है, ये प्लस दिख गया, ये प्लस है, ये प्लस दिख गया। y² - 3y + 10, तो -3 का माइनस दिख गया, प्लस का प्लस दिख गया। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, ऑलवेज कैलकुलेट कर लेना चाहें आप।
हमेशा ऑलवेज आपकी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लस प्लस माइनस प्लस, कांस्टेंट टर्म सेम, कांस्टेंट टर्म सेम, प्लस माइनस, ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी होगी। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन करूँ, एक बार ध्यान से दोबारा देख लेना आप लोग। प्लस दिख गया, ये प्लस दिख गया, प्लस का प्लस, इस प्लस का प्लस, ये माइनस था, माइनस यहाँ आ गया, प्लस था, प्लस दिख गया, प्लस 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 माइनस दिख गया, प्लस ये रहा, प्लस ये रहा, माइनस ये रहा, प्लस ये रहा। तो मेरी वैल्यू कौन सी बड़ी होगी? जिसमें माइनस और प्लस दोनों हो ना, वो वैल्यू मेरी बड़ी होगी। दैट मीन्स y ग्रेटर देन x आ गया। ठीक है, थैंक यू।